जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर के इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूं टॉपिक अम्ल क्षार एवं लवण, जो कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आप लोग को पढ़ा दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे समझें। इसमें हमको पढ़ना है अम्ल क्षार एवं लवण पाठ। अगर हम पाठ की बात कर दें तो पाठ 3 का नाम है, पाठ 2 का नाम है पाठ 2 अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार देखिएगा, अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण। ये जो टॉपिक है आपके पेपर के लिए और पेपर के साथ साथ वन डे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अम्ल क्षार एवं लवण अर्थात अम्ल किसे कहते हैं, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। इसको जानने से पहले एक चीज और आपको जानना होगा कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर, यानी कि अगर हम आपको समझाना चाहें तो पहला नंबर समझाएंगे रासायनिक रासायनिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वह कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो हम जो कह सकते हैं कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि जो रासायनिक प्रकृति की अगर हम बात कर दें तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर हम पहला बात कर दें कि आखिर में रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो पहला है उसका क्या नाम है, तो पहला हम कह सकते हैं अम्ल। पहला जो है उसको हम कह सकते हैं अम्ल। समझ रहे हैं। दूसरी अगर प्रकृति, दूसरे को हम बांट दें, दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है क्षार। समझ रहे हैं। उसके बाद से अगर तीसरे को हम बांटते हैं तो तीसरे को बांटते समय हम कह सकते हैं उभयधर्मी, उभयधर्मी। समझ रहे हैं, उभयधर्मी। अर्थात अगर हम इसको और बांटना चाहें, अगर और बांटना चाहें तो हम चौथा बांट सकते हैं उदासीन, उदासीन। समझ रहे हैं। यही हमको पढ़ना जरूरी है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा। और उसके बाद से फिर से अगर हम पांचवा पढ़ेंगे तो पांचवा पढ़ सकते हैं लवण, पांचवा पढ़ सकते हैं लवण। इसमें ध्यान देना, हमको इस बात का ध्यान देना है कि जो अम्ल होते हैं ए और जो क्षार होते हैं ए, और उसके बाद से जो लवण होते हैं, अधिकतम हमको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही पढ़ना है। ये दोनों चैप्टर यानी कि ये दो हिस्से जो दिखाई दे रहे हैं एक प्रकार के पहलू हैं जिनको जानना और समझना हमको जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं उदासीन। उदासीन पढ़ाने से, चलिए पहले उभयधर्मी, तो उभयधर्मी पढ़ लीजिए। उभय धर्मी, उभय धर्मी। समझ रहे हैं। यहां आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा उभय धर्मी। समझ रहे हैं। तो अब हमको यहाँ ये समझना है कि क्या उभयधर्मी का भी कोई परिभाषा हो सकता है। उभयधर्मी मतलब क्या होता है। उभयधर्मी का मतलब हो जाएगा कि वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार, वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। व्यवहार देखिएगा, इसको सही लिख लीजिएगा, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते
हैं। वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी कहलाते हैं। इसको इनवाइटेड में रख लीजिएगा, उभयधर्मी। उभयधर्मी पदार्थ कहलाते, उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। समझ रहे हैं? इसको नोट पॉइंट करके, स्टार पॉइंट करके दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम बोले हैं कि वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों में जो क्या हो, कॉमन हो। उभय का मतलब हम क्या कह सकते हैं? उभय का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो दोनों में कॉमन होते हैं उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी। वे पदार्थ जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उन्हें हम कह सकते हैं उभयधर्मी। तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? उभयधर्मी हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? उभयधर्मी हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात कर दे रहे हैं कि क्या, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक मिनट के लिए हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात कर दे रहे हैं आगे क्या हो सकता है, तो आगे में है उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। तो उसका हेडिंग रहेगा उदासीन किसे कहते हैं? उदासीन। समझ रहे हैं? उदासीन। तो उदासीन का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो न तो अम्ल तथा न ही क्षार की भांति व्यवहार करता, न ही क्षार की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता हो, क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। उदासीन कहलाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा लोग कि वे पदार्थ जो न तो अम्ल हो, यानी कि वे पदार्थ जो न अम्ल की तरह व्यवहार करता और न ही क्षार की तरह व्यवहार करता है, उदासीन कहलाता है। उदासीन में हम क्या क्या जैसे में लिख सकते हैं? तो जैसे में इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे में मेथेन, समझ रहे हैं? मेथेन कर लीजिएगा, उसके बाद से बेंजीन कर लीजिएगा, समझ रहे हैं? टालुइन कर लीजिएगा, आदि कर दीजिएगा। अर्थात वे पदार्थ जो न ही अम्ल की तरह भांति व्यवहार करते हैं और न ही क्षार की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जरूरी जानना हमको जरूरी था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उदासीन क्या होता है। समझ रहे हैं? अम्ल, क्षार एवं उदासीन। तो इसमें हम तो ये दो चीज समझ गए कि उभयधर्मी क्या होता है। तो उभयधर्मी का मतलब बताए हैं कि वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है उभयधर्मी कहलाता है। और उदासीन का मतलब बताए हैं कि वे पदार्थ जो न तो अम्ल हो तथा न ही क्षार की बात दोनों की तरह किसी के साथ व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो उदासीन कहलाता है। जैसे कि मेथेन हुआ, बेंजीन हुआ, टालुइन हुआ। अगर हम नेक्स्ट बात कर दें तो अगला हेडिंग पड़ेगा अम्ल। तो अम्ल की अगर हम बात कर दें तो अम्ल का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो इसमें ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट कि अम्ल का भी कुछ ना कुछ परिभाषा होगा। तो पहला हम सामान्य बातें कर रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, या डायरेक्ट लिखिएगा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों
वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों अम्ल कहलाते हैं। समझ रहे हैं? वे पदार्थ जो क्या हो स्वाद में खट्टे हों अम्ल कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अम्ल की परिभाषाएं हैं इसको हम बोल सकते हैं यह सामान्य परिभाषा है। सामान्य सामान्य कर दीजिएगा, यह सामान्य परिभाषा है। परिभाषा है अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि बस इसके गुण के आधार पर हम बता दिए हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं सामान्य परिभाषा होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आरहेनियस की अवधारणा दे, आरहेनियस, देखिएगा इसको सही लिखिएगा, आरहेनियस, आरहेनियस, आरहेनियस की अवधारणा, आरहेनियस के अनुसार, तो आरहेनियस के अनुसार अगर हम बात कर दें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पे प्लस आयन, H पर प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का मतलब हो जाएगा H3O पर प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पे प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन, यहां लिख दे रहे हैं आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। समझ रहे हैं? क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो इस पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पे प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं अम्ल कहलाते हैं। किनकी अवधारणा के अनुसार? आरहेनियस की अवधारणा के अनुसार। समझ रहे हैं? अगर हम बात कर दें तो क्या अम्ल के भी कुछ प्रकार होंगे? तो हम लिख सकते हैं कि अम्ल के, या जैसे में पहले यहाँ पे समझ लीजिएगा, जैसे में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे में क्या क्या लिख सकते हैं, तो हम बोले हैं कि जैसे का अगर हम बात कर दें तो इसमें आराम से लिखिएगा, पहला लिख लीजिएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको लिख लीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा लिख सकते हैं HNO3, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। उसी तरह से H2SO4, समझ रहे हैं? H2SO4 ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। उसी तरह से अगर दूसरा लिखना चाहते हैं तो दूसरा लिख सकते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है? अम्ल के प्रकार है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आरहेनियस के सिद्धांत के अनुसार बोले हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पे प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि HCl, जैसे कि क्या बोले हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल,
उसके बाद से हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद से एसिटिक एसिड जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें अगर हम अम्ल का बात कर दें तो जो अम्ल होते हैं, अगर अम्ल की बात कर दें तो अम्ल को दो भागों में हम बांट सकते हैं। अम्ल को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, समझ रहे हैं, और एक होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, समझे। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि जो प्रबल अम्ल होते हैं क्या इसका कोई डिफिनेशन होता होगा, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं क्या इसका भी कोई डिफिनेशन होता होगा। तो चलिए पहले लिख लीजिए प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, एक बार इस पर ट्राई कर रहे हैं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। आइए तो प्रबल अम्ल की विषय बात करें। प्रबल, प्रबल अम्ल, इसका परिभाषा लिख लीजिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि अगर नोट डाउन रहेगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए और आपके नॉलेज के लिए। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं वे अम्ल, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, विलयन, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः, पूर्णतः विलय हो या वियोजित हो, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो, वियोजित हो जाती हैं, हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं, प्रबल अम्ल कहलाती है। क्या कहलाती हैं, तो प्रबल अम्ल कहलाती हैं। प्रबल अम्ल, अम्ल कहलाते हैं, कहलाते हैं, समझ रहे हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। हम बोले हैं कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः विलय हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या प्रबल अम्ल की कोई विशेषता होगी या प्रबल अम्ल का कोई उदाहरण होगा, तो जैसे में लिख लीजिएगा। जैसे में अगर हम प्रबल अम्ल की बात कर दें तो प्रबल अम्ल में क्या क्या हो जाएगा, जैसे में आप लिख लीजिएगा HCl, प्रबल अम्ल होता है HNO3, HNO3। नाइट्रिक अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है H2SO4, H2SO4। ये कौन सा अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल की विशेषता क्या हो जाएगी, विशेषता, तो हम विशेषताएं यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, विशेषताएं, समझ रहे हैं। प्रबल अम्ल की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसमें इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, प्रबल अम्ल की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अगर पहला हम बात कर दे रहे हैं, पहला क्या हो सकता है, तो प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल का पीएच मान, बोले हैं प्रबल अम्ल का पीएच मान न्यूनतम होता है, सबसे, यानी कि लिख सकते हैं न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। अर्थात वे अम्ल जिनका पीएच मान लगभग 1 के इर्द गिर्द होता है, 1 और 0 के इर्द गिर्द। न्यूनतम का मतलब हो सकता है, न्यूनतम का मतलब होता है 0 और 1 और 0 1, समझ रहे हैं, और 2 के बीच में, यानी कि जिनका पीएच मान 0 1 2 के मध्य होता है वह प्रबल होता है। कौन सा अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो जिस अम्ल का पीएच मान, ध्यान सुनिएगा, जिस अम्ल का पीएच मान जितना कम होता है वह अम्ल उतना ही प्रबल होता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पे लिखवा दिए हैं, तो 0 1 2 यह प्रबल अम्ल होते हैं। कौन सा अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर प्रबल अम्ल में लिखवाई दिए हैं HCl ले लीजिएगा, नाइट्रिक अम्ल ले लीजिएगा, H2SO4 ले लीजिएगा, समझ रहे। अब क्या दूसरा विशेषता इसका क्या हो सकता है, जो प्रबल अम्ल होते हैं क्या इनकी दूसरी भी विशेषताएं होती होंगी। तो पहला विशेषता तो लिख दिया है कि प्रबल अम्ल का पीएच मान क्या होते हैं, बहुत न्यूनतम होते हैं। अगर दूसरी विशेषता की अगर हम बात कर दें तो प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल
अधिकतम अधिकतम प्रबल अम्ल अधिकतम धात्विक अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल अधिकतम खनिज अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल, खनिज अम्ल, समझ रहे हैं? प्रबल जो अम्ल होते हैं वो अधिकतम खनिज अम्ल होते हैं, मतलब इसमें खनिजों से इनका क्या किया गया रहता है, निर्माण किया गया रहता है। दूसरी इनकी विशेषताएं क्या लिख सकती हैं? तीसरी विशेषताएं, अगर इनकी तीसरी विशेषताएं की हम बात करते हैं तो जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल को प्रयोगशाला में बनाया जाता है। प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है, में निर्माण किया जाता है, किया प्रयोगशाला में इनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। चलिए, बोले हैं कि जो प्रबल अम्ल होता है इनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। प्रबल अम्ल का तीसरा क्या विशेष, चौथा क्या विशेषता लिख सकते हैं कि जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, प्रबल संक्षारक होते हैं, संक्षारक, संक्षारक होते हैं। प्रबल संक्षारक का मतलब ये हो जाएगा कि ध्यान से सुनिएगा, हम लिखवाए हैं कि जो प्रबल अम्ल होते हैं ये प्रबल संक्षारक होते हैं, मतलब किसी वस्तु पर अगर इसको डाला जाए इस अम्ल को तो उसके स्थिति को ही बिगाड़ देते हैं, मतलब उसको नष्ट कर देते हैं, उसके टिश्यू को नष्ट कर देते हैं, उसके अस्तित्व को समाप्त करने लगते हैं। इसी प्रकार के जो अम्ल होते हैं या इस प्रकार के भाग को हम संक्षारक बोलते हैं। तो यह संक्षारक होते हैं, तो कैसे संक्षारक होते हैं, तो प्रबल संक्षारक होते हैं। इस बात को थोड़ा नोट करके रखे रहिएगा। उसके बाद से प्रबल अम्ल की परिभाषा हो गई, देखिएगा एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप लोग को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, पहले समझ लीजिएगा कि प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः विलय होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि HCl हुआ, HNO3 हुआ और H2SO4 हुआ। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, प्रबल अम्ल का पीएच मान न्यूनतम होता है, जैसे 0, 1, 2 ये क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। उसी तरह से अगर हम दूसरा बात करते हैं तो प्रबल अम्ल अधिकतम खनिज अम्ल होते हैं। और तीसरा हो सकता है कि प्रबल अम्ल प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपको कुछ और भी दिखाई दे रहा होगा, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल का भी कुछ ना कुछ परिभाषाएं हो जाएंगी। तो आइए हेडिंग डालिए दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, अब दुर्बल अम्ल का क्या परिभाषा हो जाएगा? तो प्रबल अम्ल का विलोम तो हो सकता है ना दुर्बल अम्ल, तो लिख लीजिएगा प्रबल अम्ल का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। लेकिन कहीं ना कहीं इसका डिफिनेशन होना चाहिए ना, कि अगर इसका डिफिनेशन रहेगा तभी तो आप कर पाओगे। तो आइए इसमें अगर हम लिख सकते हैं दुर्बल अम्ल, वे अम्ल, वे अम्ल, अम्ल जो वे अम्ल जो जलीय विलयन में, कहाँ इसे लिखा है, जो जलीय विलयन में, विलयन में पूर्णतः विलय नहीं होते हैं, पूर्णतः विलय, विलय नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः विलय नहीं होती हैं, समझ रहे हैं, बल्कि बल्कि आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से विलय होती हैं,
विलेय होती हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल कहलाती है। दुर्बल अम्ल कहलाती है, समझ रहे हैं? दुर्बल अम्ल कहलाती हैं। चलिए, दुर्बल अम्ल क्या कहलाती है? दुर्बल अम्ल कहलाती है। क्या इसका भी कोई ना कुछ उदाहरण होगा? तो बिल्कुल होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात कर दें तो जैसे में क्या क्या हो सकता है? तो जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में एसिटिक अम्ल CH3COOH, समझ रहे हैं? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, अम्ल। तीसरा क्या लिख सकते हैं? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल, समझ रहे हैं? आदि कर दीजिएगा, आदि। यानी कि बोले हैं कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः विलय नहीं होते हैं, कौन से अम्ल कहलाते हैं? तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि एसिडिक अम्ल CH3COOH, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आदि कर दीजिएगा। अगर हम आगे बढ़ें तो क्या दुर्बल अम्ल की भी कोई विशेषता होती होगी? बिल्कुल होती होगी। तो दुर्बल अम्ल की अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो पहला लिखिएगा दुर्बल अम्ल की विशेषताएं, हेडिंग डालिएगा दुर्बल अम्ल की, दुर्बल अम्ल की विशेषताएं, विशेषताएं, समझ रहे हैं? दुर्बल अम्ल की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो आप लिखिएगा दुर्बल अम्ल की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। पहला विशेषता, अगर हम पहला विशेषता की बात कर दें तो पहला विशेषता क्या लिख सकते हैं? याद रखिएगा, पहला विशेषता क्या हो सकता है? दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल का पीएच मान, पीएच मान अधिक होता है, अधिक पीएच मान अधिक होता है। अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं लगभग, लगभग सबसे ज्यादा यह होता है, लगभग, लगभग कह सकते हैं जो 4 हो, 5 हो, 6 हो, इनका पीएच मान क्या होता है? जिनका पीएच मान 4, 5, 6 होते हैं वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना? अगर दूसरी विशेषता की अगर हम बात करते रहें कि क्या इसकी कुछ ना कुछ दूसरी विशेषताएं होती होंगी, तो दूसरी विशेषता भी देख लीजिएगा। जो दुर्बल अम्ल होते हैं यह दुर्बल संक्षारक होते हैं, समझ रहे हैं? यह दुर्बल संक्षारक होते हैं, संक्षारक, संक्षारक होते हैं, समझ रहे हैं? दुर्बल संक्षारक होते हैं। तीसरा अगर लिखना चाहते हैं तो तीसरा क्या लिखा जा सकता है? सॉरी, दूसरा था ना, ये दूसरा था, इसको तीसरा लिखिएगा। तो तीसरा में हम लिख सकते हैं कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं, पहला तो हो गया है कि दुर्बल अम्ल का पीएच मान अधिकतम होता है, लगभग 6.5 4 5 6 हो जाएगा। दुर्बल अम्ल का दूसरा विशेषता क्या लिख दिया है कि दुर्बल अम्ल जो होते हैं यह संक्षारक, दुर्बल संक्षारक होते हैं। तीसरा अगर हम लिखना चाह रहे हैं, दुर्बल अम्ल की तीसरा विशेषता लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि इसमें हम प्रबल अम्ल का विशेषता लिखे हैं तो इनका इनका निर्माण प्रयोगशाला से हुआ था, तो इनका निर्माण प्रयोगशाला से नहीं, तो लिख सकते हैं यह, या यह जीवधारियों से प्राप्त होते हैं। यह अम्ल, अम्ल सजीवों से प्राप्त होते हैं, सजीवों, यह अम्ल सजीवों, पेड़ पौधों से, सजीवों
ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, जीव, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा कि यह बोले हैं कि यह अम्ल सजीवों, जैसे कि जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। समझ रहे हैं ना। उसके बाद से लिख सकते हैं दुर्बल अम्लों की अन्य अगर विशेषता लिख दें, चौथा अगर इसकी विशेषता लिखना चाहें, चौथा विशेषता है तो चौथा विशेषता लिख लीजिएगा कि दुर्बल अम्ल, ध्यान से सुनिएगा, दुर्बल अम्लों का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से होता है। कार्बनिक पदार्थों से होता है। अर्थात अगर हम बात कर दें कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है, तो दुर्बल अम्लों का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से होता है। समझ रहे हैं। बस इसको यहीं तक कीजिएगा। अम्ल क्या होता है, अम्ल की क्या क्या परिभाषाएं हैं, अभी सिर्फ अम्ल की अवधारणाएं लेके चले हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वह क्षार समझाया जाएगा। उसके बाद से अम्ल तथा क्षार के गुण समझाए जाएंगे, अम्ल तथा क्षार की विशेषताएं पढ़ाई जाएंगी और अम्ल की और उसके बाद से लवण क्या होता है इसके विषय में समझाए जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।